30 अक्टूबर की दोपहर का वक्त था जब मुंबई के पोवई इलाके में हलचल तेज हो गई। यहाँ बने आर्य स्टूडियो के बाहर एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां आने लगी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर लिया। लगभग 3 बजे के बाद ये खबर आई कि स्टूडियो में 19 लोगों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई पूर्व मंत्रियों के साथ रोहित आर्या की फोटोज वायरल होने लगी। बस फिर एनकाउंटर को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या वाकई एनकाउंटर जरूरी था? क्या कोई और रास्ता नहीं था जिससे बच्चों को बचाया जा सके? पुलिस ने एनकाउंटर से पहले 2 घंटे रोहित से फोन पर नेगोशिएट किया था, तो आखिर बात क्यों नहीं बनी? जब पुलिस स्टूडियो में दाखिल हुई थी तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को क्यों भेजा गया था? इन सवालों के बीच आर्या की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई। पर किन हालातों में रोहित आर्या का एनकाउंटर हुआ? उसने बच्चों को होस्टेज क्यों बनाया था? पूरी कहानी जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में आपको हम बताने वाले हैं। तीस अक्टूबर साल 2025 दोपहर करीब 1 बजे का वक्त, जब पोवई के आर्य स्टूडियो में वेब सीरीज ऑडिशंस चल रहे थे। ऑडिशन के आखिरी दिन लगभग 17 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए थे। कुछ देर में इन बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। शीशे से ये बच्चे बाहर झांकते हुए नजर आए और बाहर उनके जो पेरेंट्स थे उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। डरे हुए माता पिता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को सूचना दी। इस बिल्डिंग स्टूडियो के अंदर मौजूद रोहित आर्या ने इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि ये 17 बच्चे और इनके साथ कुछ और लोगों को उसने स्टूडियो के अंदर ही बंधक बना लिया है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज्ड डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं। रोहित ने अपनी इस वीडियो में साफ तौर पर मांगे नहीं बताई, लेकिन पुलिस से कहा कि उसे महाराष्ट्र के पूर्व स्कूल मंत्री दीपक केसारकर से बात करनी है, उनसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ जवाब चाहिए। लेकिन केसारकर ने बात करने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे पुलिस ने रोहित से बातचीत की और उसके बाद दोनों के बीच नेगोशिएशन होने ही वाली थी। बच्चों को छोड़ने की बात तक हो गई थी, पर रोहित धमकी देता रहा कि वो बच्चों को जिंदा जला देगा। अब पुलिस ने प्लान बी अपनाया। फायर ब्रिगेड की मदद से बाथरूम की खिड़की तोड़ी गई और क्यूआरटी टीम अंदर घुसी, जिसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे। अंदर घुसते ही पुलिस के मुताबिक रोहित ने एयरगन से फायर किया और पुलिस ने जवाबी गोली चलाई जो उसके सीने में लगी। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो चुकी थी। अब तक तो ये मामला महज एक दिमागी मरीज या किसी क्रिमिनल की साजिश से जोड़ा जा रहा था,
लेकिन धीरे धीरे मामले की डिटेल्स सामने आने लगी तो पता लगा कि रोहित आर्या नागपुर का रहने वाला एक यूट्यूबर स्कूल टीचर था, लेकिन मूल रूप से वो पुणे का रहने वाला था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने उस वक्त के शिक्षा मंत्री दीपक केसारकर के कार्यकाल में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक स्कूल परियोजना का टेंडर हासिल किया था। रोहित आर्या की प्रोफाइल खंगाली गई तो पता लगा कि वो महाराष्ट्र सरकार के कई और कार्यक्रमों में हिस्सा बन चुका था। रोहित का यह दावा था कि महाराष्ट्र सरकार का माझी शाला सुंदर शाला योजना का असली कॉन्सेप्ट उसी ने तैयार किया था। ये विचार उसकी बनाई गई फिल्म लेट्स चेंज से प्रेरित था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने साल 2022 में अपनाया। लेकिन रोहित का आरोप था सरकार ने उसका आइडिया, स्क्रिप्ट, फिल्म के अधिकार यानी राइट्स तक इस्तेमाल किए, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं दिया गया और ना ही भुगतान हुआ। उसके अनुसार उन्होंने मुझसे काम करवा लिया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। इसके चलते रोहित ने कई बार शिक्षा विभाग और तत्कालीन मंत्री दीपक केसारकर के खिलाफ प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि वो 1 महीने तक अनशन पर भी बैठा रहा। पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसकी मांगें पूरी की जाएंगी, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर उस वक्त फाइल रोक दी। रोहित का कहना था कि उसके कॉन्सेप्ट को न सिर्फ सरकार ने अपनाया बल्कि उस पर 2 करोड़ तक का बजट आवंटित हुआ, फिर भी उसे ना पहचान मिली ना भुगतान। ये विवाद और मानसिक तनाव शायद उसकी हालत को उस हद तक ले गया जहां पर उसने अपनी जान तक देने की सोच ली। अपने पुराने बयान में रोहित ने एक बार ये भी कहा था, अगर मैंने आत्महत्या की तो दीपक केसारकर, उनके निजी सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सूरज मंडरे, तुषार महाजन और समीर सावंत इसके जिम्मेदार होंगे। आर्या आर्य स्टूडियो में कर्मचारी भी था। उसने एक फर्जी वेब सीरीज ऑडिशन का आयोजन किया, 100 से ज्यादा बच्चों को बुलाया और बाद में 83 बच्चों को जाने के लिए कह दिया। 17 बच्चों को और 2 और लोगों को उसने बंधक बना लिया। इन्हें पवई में स्टूडियो की ग्राउंड और पहली मंजिल पर रखा गया था। बच्चों को बंधक बनाने के बाद जारी किए गए एक वीडियो में आर्या ने यह कहा कि वो बस कुछ लोगों से बात करना चाहता है और उसकी कुछ नैतिक मांगे हैं। हालांकि उसने उन्हें स्पष्ट नहीं किया था। वीडियो में उसने ये कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ना ही बहुत पैसे मांग रहा हूँ और ना ही कुछ गलत चाहता हूँ। लेकिन जब रोहित का एनकाउंटर हो गया और उसके बारे में तमाम जानकारी सार्वजनिक हो गई तो पुलिस पर सवाल उठने लगे। इसके बाद पुलिस के संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने सफाई में कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी चिंता बच्चों और 2 वयस्कों की सुरक्षा थी। हमारी प्राथमिकता थी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अधिकारी ने कहा कि हमने उसे बहुत समझाया कि बच्चों को छोड़ दो और सरेंडर कर दो, लेकिन वो नहीं माना और बार बार बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था, तो उन्हें एक्शन लेना पड़ा। इस मामले में जब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे तो सरकार की ओर से भी कहा गया कि रोहित आर्या की ओर से दी गई खर्च की डिटेल्स अस्पष्ट और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक आर्या की मीडिया कंपनी अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने लेट्स चेंज प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता मॉनिटर अभियान शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने 27 सितंबर 2022 को जारी कर एक सरकारी आदेश के जरिए मंजूरी दी थी। इसके बाद 30 जून 2023 को एक और प्रस्ताव मंजूर हुआ और पहले चरण के लिए 9 लाख से ज्यादा रुपए उसे जारी किए गए थे। फिर 2023 और 24 में शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला यानी मेरा स्कूल सुंदर स्कूल अभियान के तहत इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक आर्या ने इस खर्च की जानकारी और प्रोजेक्ट के मानकों में स्पष्टता की कमी रखी थी और खर्च का आंकड़ा काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, जिसके चलते दिक्कतें होना शुरू हो गई। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है, विज्ञापन, प्रबंधन लागत, तकनीकी सहायता, लेट्स चेंज फिल्म के ऑनलाइन वितरण पर दिखाए गए खर्च अस्पष्ट थे और बढ़े चढ़े पाए गए। मूल्यांकन मानकों, संचालन दिशा निर्देशों या न्यूनतम शर्तों के पालन को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। तकनीकी गड़बड़ियों और अस्पष्ट जानकारी के चलते स्वच्छता मॉनिटर का दूसरा लेवल शुरू ही नहीं हो सका। बाद में जांच में पता लगा कि आर्या की कंपनी ने बिना परमिशन अपनी वेबसाइट से स्कूलों से इस अभियान के लिए फीस वसूलना भी शुरू कर दिया था।
जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने 23 अगस्त 2024 को आदेश दिया कि कंपनी स्कूलों से ली गई फीस वापस करे और लिखित में दे कि अब किसी स्कूल से शुल्क नहीं लेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि आर्या जो सरकार की तरफ से शर्तें उसके सामने रखी गई थी वो पूरी कर ही नहीं सका, इसीलिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया ही नहीं गया और ना इस पे कोई कार्रवाई हुई। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसारकर ने भी बताया कि आर्या को कुछ भुगतान उन्होंने अपनी जेब से खुद किया था, क्योंकि आर्या का ये कहना था कि विभाग ने उसके पैसे रोक लिए हैं। केसारकर ने जांच कराई तो पता लगा कि आर्या ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, फिर भी उनके मुताबिक उन्होंने कुछ रकम व्यक्तिगत तौर पर उसको दी थी। केसारकर का कहना है कि आर्या को बच्चों को बंधक बनाने के बजाय ये मामला शिक्षा विभाग के साथ बैठकर सुलझाना चाहिए था। हालांकि पुरानी रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्या कई बार प्रदर्शन कर चुका था। पुलिस के अनुसार रोहित बीते कुछ वक्त से अपने परिवार से भी अलग रह रहा था। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि रोहित का हाल के वर्षों में परिवार के साथ कांटेक्ट कम होने के साथ ही मानसिक तौर पर भी वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।